भाई आप हिंदू को गाली दो एमआईएम में जाओ, मुसलमानों को गाली दो बीजेपी में जाओ, लेकिन आप गाली देंगे कि हाँ आप जैसा नेता रह करके क्या होगा, फ्यूज उड़ गया है अभी तक फ्यूज नहीं जुड़ा, देते नहीं पता, आप दे दीजिए। आपने कहा कि आप दो चार गालियां दीजिए। आपने कहा कि आप हिंदू को गाली दो एमआईएम में जाओ, मुसलमान को गाली दो बीजेपी में जाओ, तो क्या एमआईएम वाले हिंदू को गाली? साबुल साहब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। पहले इमाम अली चिंटू जी थे, उससे पहले पिंटू चौधरी जी थे, तो इमाम अली चिंटू बेहतर थे या साबुल जी बेहतर? मुख्यमंत्री से तो मानेंगे ही नहीं। हुमायूं साहब को मुख्यमंत्री बना रहे थे, जब स्टिंग सामने आया कि भाई 1000 करोड़ का डील हो रहा है तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भाई किनारा हो गया। ये प्रोसेस है साहब, प्रोसेस है, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये प्रोसेस है। एमआईएम वाले गाली तेरे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल कतई नहीं कहना लिया है कि जिंदगी भर आपको किसी ना किसी का कार्यकर्ता बनते रहे। ऐसा कोई पत्रकार मिला है कि जिसने आकर के गाली दिया हो? गाली का मतलब वो अपशब्द नहीं होता है जो असंसदीय। दो चार नाम तो ले सकते, जैसे कि मैं हूँ, मेरा नाम लेंगे मुझे दुख नहीं होगा कि भाई साहब आए थे किशनगंज लोकसभा क्षेत्र। क्योंकि आपने संतोष साहब आपने सलाहियत पर सवाल खड़ा किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जावेद साहब बहुत बड़े होंगे, इसका मैं कदर करता हूं। माननीय पूर्व विधायक जी नाराज है, टिकट उनका किसी ने काटा नहीं। अगर अनजाने में साहब चुनाव लड़ते भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जावेद साहब को। फर्क मेरे हिसाब से तो मैं नहीं देख रहा हूँ कहीं। कल तक आप कहाँ थे हम इस बात का जिक्र नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आज आप डॉक्टर जावेद साहब के काफी करीबियों में से एक है और किसी भी संदेश को पहुंचा सकते हैं, उतना तो आपने अपनी जगह बना ही ली। आप साहबुद्दीन साहब तो बहाना है, असल में उस बंदे को बीजेपी में यूट्यूबर किसी मेरे ऐसे भाई पत्रकार का नाम जानते हैं जो डॉक्टर जावेद साहब के पास उन्होंने सवाल किया हो और उनको जवाब आया हो। हाँ। तो फिर क्यों नहीं आते हैं? इस लायक नहीं समझते यूट्यूबर शायद? आफ्ताब साहब आपने उनका भाषण सुना? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा भाई आप राजनीति कर रहे हो, यहाँ आप जय श्री राम ये नारा तकबीर आप ये नहीं कर सकते, आपको एक सेक्युलर सोच होकर के चलना पड़ेगा। बंदा आपके पास बैठा हुआ है, इन्होंने अल्लाह का पर्सनल इंटरव्यू किया, राजेश राम का किया है, आपका राजेश लीलोठिया का किया, और भी नदीम जावेद साहब कुछ है उनका किया, मिन्नत रामानी का किया है, बहुत सारे कांग्रेस के वो सीनियर लीडर जिससे संतोष शायद अब तक आप नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मैंने उनका पर्सनल इंटरव्यू। आपने जिक्र किया कि कल आप कहाँ थे, आज आप कहाँ हैं। मैं कल जहाँ था इसी विचारधारा से था, मैं आज जहाँ हूँ उसी विचारधारा से। आप कहते हैं कि वो किसी को इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, वो तो बैठे रहते हैं यहाँ, कोई आते नहीं। आप आते हैं, बैठे रहते तो कोई आते नहीं है। नहीं वो नहीं। दो चार ऐसे लोगों का नाम ले ली जो लगता होगा कि वो उन्हें सलाहियत है, हम उन्हें लेकर आएंगे। भाई मैं कौन होता हूँ किसी के सलाहियत को जज कर नहीं देखा, जो उस संबंधित हो कि उन्होंने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उस वादे पर वो कितना, मैं छोड़ दीजिए। अख्तर उन्नीमान साहब ने, मुझे नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि आपने प्रश्न नहीं किया उनके बारे में, लेकिन आदरणीय ओवैसी साहब ने कहा था कि महीने में कम से कम दो मीटिंग उनको करनी है। शायद ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, बिहार में आपकी सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया और आप चुनाव के मैदान में कूद जाते हैं। आप ममता दीदी की राजनीति को के शुरुआत से आप देखें, उनकी राजनीति स्वार्थपरक राजनीति रही। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। कांग्रेस के नेता संतोष चौधरी हमारे बीच मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। हम गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो में अंत तक जो है बने रहे। सबसे पहले शुक्रिया, खैर मकदम, वेलकम सर आपका भी, आपके चैनल का, आपके तमाम व्यूअर्स का, आपके जो भी चाहने वाले उन सभी का। शुरुआत हम यहाँ से करना चाहेंगे कि कांग्रेस कमेटी जो है बहुत सारी कामों को कर रहा है, संगठन आज जावेद साहब लगातार दौरे कर रहे हैं, बहादुरगंज का दौरा किया था हाल में, उस दौरे का क्या मकसद था? पहले हम शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए, संगठन सृजन अभियान के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेशानुसार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश कुमार जी के निर्देशानुसार अभी पूरे बिहार में सृजन अभियान चल रहा है, जिसमें कि तमाम लोगों को जोड़ना है, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना है। उसके लिए मेहनत जारी है। जितने भी मतलब गांव, वार्ड, मोहल्ले से लोगों को, आम लोगों को जोड़ने का एक अभियान है, यही सृजन अभियान है। उसके तहत अभी सारा काम हो रहा है। साबुल साहब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। पहले इमाम अली चिंटू जी थे, उससे पहले पिंटू चौधरी जी थे, तो इमाम अली चिंटू बेहतर थे या साबुल जी बेहतर है? ये मैं बोलने की हैसियत नहीं रखता,
क्योंकि पिंटू जी का कार्यकाल जब था उस समय मैं था नहीं संगठन में मौजूद, लेकिन अच्छी तारीफ है उनके कार्यकाल का, अच्छा प्रशंसा किया जाता है। चिंटू जी बहुत अच्छा काम कर गए और चिंटू जी का जो कार्यकाल रहा है उससे सीखने की ज़रूरत है हम लोगों को। और अभी साबुल भाई पर ये जिम्मेवारी आई है तो वो अच्छे से निभा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इन तमाम पिछले जिलाध्यक्षों से अच्छा काम करें। अपने आप को जब आप शो करते हैं सोशल, तो अपने आप को आप अदना सा कार्यकर्ता कहते हैं, तो एक अदना सा कार्यकर्ता से राय मशवरा हुआ था जिलाध्यक्ष बनाने के क्रम में? नहीं, देखिए सभी चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है और मैं वाक़ई में जैसे कि अभी आपका जो शुरुआती लाइन था उसमें भी आपने मुझे नेता संबोधित किया। मैं शुरू से मेरा मकसद, मेरा मोटिव ही नहीं नेता बनना। मैं नेता हूँ ही नहीं, कभी बन भी नहीं सकता। मतलब मैं टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे मेरा सबका अपना-अपना काम होता है। आप पत्रकार हैं, आपको पत्रकार ही बनना है। आपने अपने अंतरात्मा को झाँक के देख लिया। हाँ, अंतरात्मा को झाँकना हो, एक अपना रास्ता चुनता है ना आदमी कि मुझे इस रास्ते चलना है। तो मेरा रास्ता वो है ही नहीं जो आप बता रहे हैं। मैं नेता नहीं हूँ। मैंने आपने ठान लिया है कि ज़िंदगी भर आपको किसी न किसी का कार्यकर्ता बन के ही रहना है। नहीं, मेरा रास्ता है कि जिस गाँव से मैं उठ कर के आया हूँ और जो मैं झेल के आया हूँ कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी तो सड़क कैसे बना, या हमारे यहाँ बिजली नहीं थी तो हम बिजली का काम करते-करते बिजली के ठेकेदार तक हो गए। तो अपने गाँव के लिए लड़ाई शुरू किए और यहाँ तक झेले हैं कि भाई एक निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो ब्लॉक में कितना प्रताड़ित किया जाता है आमजनों को। तो अभी मेरे से जितनी सहायता हो सके आमजनों को, उसका काम आ सके, उसके लिए यहाँ हूँ। बाकी और कोई मोटिव नहीं। आपके पूर्व विधायक गठबंधन के राजद अनजान नबी साहब ने कहा था कि हो सकता है कि गठबंधन टूट भी जाए और ऐसे में अगर उनको टिकट मिलता है तो लोकसभा का जो है चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। स्वागत है उनका। अगर ऐसा कुछ हो जाता, हालांकि दूर दूर तक ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है। राजद और कांग्रेस का जो गठजोड़ है वो बहुत ही मजबूत है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं उनसे बहुत अच्छा संबंध है। होता है क्या है कि माननीय पूर्व विधायक जी नाराज है, टिकट उनका किसी ने काटा नहीं है। संगठन में जब हम दो भाई होते हैं तो हम अपने हिस्से की बात करते हैं, आप अपने हिस्से की बात करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा रिलेशन खराब हो जाता है। राजद से हमने अपना सीट मांगा, कांग्रेस वालों ने अपना सीट मांगा, भाई बहादुरगंज हमारा सीट है, हमको चाहिए, तो कांग्रेस वालों को वो सीट मिल गया। इस वहापों की स्थिति में उनका टिकट कट गया, उनको खींच है, स्वाभाविक है, हम उनके इस खींच का भी सम्मान करते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव के दौरान अगर उनको टिकट मिल जाता है और ये गठबंधन टूटता है, जो कि संभव नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो स्वागत है। देखेंगे फील्ड में हम अपने तरीके से लड़ेंगे, वो अपने तरीके से लड़ेंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, क्यों फर्क पड़ेगा भाई, ये लोकतंत्र है, सबको हक है। गठबंधन के वोट तो बटेंगे ना? देखिए, गठबंधन के वोट क्यों बटेंगे? गठबंधन के वोट इसलिए नहीं बटेंगे क्योंकि ये किशनगंज की जनता है। आप शुरू से बहुत पुरानी बात नहीं करेंगे, लेकिन मौलाना साहब से जो चुनाव हम लोग देखते हैं अभी तक, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस जीती है। कांग्रेस की बात मैं नहीं करता कि कांग्रेस जीती है। लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने बहुत सोच समझ करके नापातुला वोटिंग किया। कोई भी आ जाए, लेकिन यहाँ वोट केंद्र में कांग्रेस की सरकार को देखते हुए लोग वोट करते हैं और यही होना है। अगर अनजाने में साहब चुनाव लड़ते भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जरा सबको? फर्क मेरे हिसाब से तो मैं नहीं देख रहा हूँ कहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे कुछ फर्क नजर नहीं। आपने कांग्रेस और राजद के अच्छे रिश्तों का जो है जिक्र किया, वो अच्छे रिश्ते हमने विधानसभा चुनाव में भी देखे थे। बैठकर फाइनल नहीं हुआ, फ्रेंडली फाइट चुनाव लड़ लिए, चीजें जो है सही तरीके से टेबल पर आई नहीं और कैंडिडेट उतारते गए। बोलनी नहीं चाहिए इन बातों, ये बहुत आला कमान वाली बात होती है, बड़े लोगों हाई लेवल की बात होती है। लेकिन एक समर्थक, महागठबंधन के समर्थक के तौर पर अगर मेरी इच्छा अगर रखने की मुझे आज़ादी है, मैं रख सकता हूँ, जो इसी गठबंधन में संभव है, हर और जगह तो नहीं है। तो उसके नाते मैं आपको कह सकता हूँ कि कुछ न कुछ कमियां हमारे गठबंधन में तो रही है, कुछ ना कुछ कमियां, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी जी को बहुत चीज़ें जहाँ मान लेनी चाहिए थी, उस मानने में देरी हुई और
इसलिए परिणाम कहना में कि तेजस्वी जी का थोड़ा सा कुछ गलती रही है। हाँ, वो परिपक्वता जो मतलब उनमें है एक्चुअली, जो हाँ, राजनीतिक परिपक्वता उनमें है, तो होता है क्या है कि उनके इर्द-गिर्द भी तो सलाहकार लोग हैं जो उनको कुछ इस तरह से उलझा दिए कि समय वो फैसला नहीं कर पाए। सही से फैसला तो नहीं। तब तक चुनाव का डेट आ गया और इस तरह की बातें हुई, हम लोग उसका खामियाजा भी भुगत चुके हैं। उम्मीद है आगे इस तरह की बातें नहीं होंगी। कल तक आप कहाँ थे हम इस बात का जिक्र नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आज आप डॉक्टर जावेद साहब के काफ़ी करीबियों में से एक हैं और किसी भी संदेश को पहुँचा सकते हैं उतना तो आपने अपनी जगह बना ही ली होगी। चूँकि जो क्षेत्रीय रिपोर्टर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, उन्हें क्षेत्र के हालात का जो है उन्हें मालूम होता है। मान के लेते हैं कि 2-4-10 आदमी इसमें खराब भी होगा, रमीज़ रेज़ा की उतनी कुव्वत नहीं, उतनी ताकत ना हो या उतनी उनके अंदर सलाहियत ना हो कि वो डॉक्टर जावेद साहब से कुछ सवाल कर सकें। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि कुछ लोग अच्छे भी हैं, बेहतर तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं कभी कि जावेद साहब लोकल पत्रकारों को से जिस तरह हमारी बातचीत होती है वो करे, ताकि जो सवालात है जनता के वो उन तक पहुँचे और उसका वो जवाब दे सके। तो कहना कि ये ईगो है, घमंड है या फिर समय का जो है अभाव होता है? मैं आपके इन बातों से इत्तेफ़ाक नहीं रखता। आपने ज़िक्र किया कि कल आप कहाँ थे, आज आप कहाँ हैं। मैं कल जहाँ था, इसी विचारधारा से था। मैं आज जहाँ हूँ, उसी विचारधारा से हूँ। कल जो मेरे नेता थे, मैं उनको उन्हीं चश्मे से देख रहा था, जिन चश्मे से मैं आज इस नेता के साथ हूँ। और अगर दोनों नेता में फ़र्क करूँ, तो एक को मैं अपना बड़ा भाई मान चुका था, मानता हूँ, शायद मरते दम तक मानता रहूँगा। जो सम्मान उनके लिए वो हमेशा रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। नेता के तौर में उनको देख पाऊँ ना पाऊँ। लेकिन यहाँ आने के बाद जो तरह-तरह के शगुफ़े लोगों ने छोड़ मनगढ़ंत कहानियाँ रचे थे कि डॉक्टर जावेद ऐसे हैं, आपने घमंड का ज़िक्र किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने होशो-हवास में इससे बेहतर नेता नहीं देखा है। आप कहते हैं कि वो किसी को इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, वो तो बैठे रहते हैं यहाँ। कोई आते नहीं है। आप आते अगर हैं। बैठे रहते तो कोई आते नहीं है। नहीं, नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ, तो जो आते हैं, आते हैं। अच्छा। आप वो जिनका ज़िक्र करते हैं, मेरे ख़्याल से रमीज़ भाई अगर ये कह रहे हैं कि मुझे इंटरव्यू नहीं मिलता है, मैं आपको लेकर के हाँ, तमाम ऐसे लोगों की बातें कर रहा हूँ, वो नहीं आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अहमियत मुझे नहीं देते देंगे, होंगे। नहीं देंगे, मुझे अहमियत मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने नेता की तरफ से आमंत्रण देता हूँ कि आप जब भी हमारा नेता यहाँ रहे, आप आए, मैं आपको उनसे मिलवाऊँगा, मैं मिलवाऊँगा आपको उनसे। आप पूछिए उनसे सवालात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अपनी बात जनता के सवाल पूछने का आपको हक है, आपको ही नहीं। लोकतंत्र में सूचना के अधिकार के तहत प्रत्येक इंसान को ये हक है कि वो सवाल करे अपने नेता से। लेकिन आपको उसके लिए होमवर्क करना होगा कि आप किनसे क्या सवाल कर रहे हैं। आप एक सिंगर से राजनीति की बात करेंगे, नहीं चलेगा। एक राजनीतिज्ञ से आप कहेंगे कि आप गाना गाइए मोहम्मद रफ़ी का, नहीं चलेगा। ठीक है, आप 2-4 ऐसे लोगों का नाम ले लीजिए जो लगता होगा कि वो उन्हें सलाहियत है, हम उन्हें लेकर आएँगे। भाई मैं कौन होता हूँ किसी के सलाहियत को जज करने वाला। एक से मैं, मेरे हिसाब से तो हमारे क्षेत्र क्या, हर एक, चाहे वो आज का बच्चा हो या कल के बुजुर्ग, सभी में सलाहियत है। मैं किसी को कम या ज्यादा नहीं कह सकता भाई। मैं सबको एक समान मानता हूँ। फिर आपने इस बात का ज़िक्र किया ना कि आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि किनसे क्या, तो वही उन लोगों का आप नाम ले लें। आपके अंदर मतलब मेरे अंदर, अगर किसी के भी, आम तमाम लोगों को संबोधित करते मैं कहता हूँ कि अगर मुझे सवालात करने हैं, तो मुझे उस विषयों की जानकारी होनी चाहिए कि मैं क्या सवाल करने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर जावेद से या किसी भी नेता से, या और मान लीजिए एमआईएम के अख्तर उल ईमान साहब से, मैं उनसे जाकर के क्या पूछ रहा हूँ, सवाल क्या करनी चाहिए। अभी अमौर क्षेत्र में या किसी भी विधानसभा क्षेत्र में एक पत्रकार का ऐसा सवाल मैंने नहीं देखा जो उस संबंधित हो कि उन्होंने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, उस वादे पर वो कितना, मैं छोड़ दीजिए, अख्तर उल ईमान साहब ने, मुझे नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि आपने प्रश्न नहीं किया उनके बारे में, लेकिन आदरणीय ओवैसी साहब ने कहा था कि महीने में कम से कम 2 मीटिंग उनको करनी है शायद, ये अमौर और बस हाँ। बैसा में। क्या हो रहा है क्या? मैं तो नहीं देख रहा हूँ। किसी ने सवाल किया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? एक वादा जो किया है उसके बारे में पूछिए ना। डॉक्टर जावेद का जो काम है, आप कह देंगे कि भाई मेरे घर के सामने से नाला नहीं गुजरा तो डॉक्टर जावेद जिम्मेवार है। नहीं, कुछ काम मुखिया का होता है, कुछ काम समिति का होता है, कुछ काम विधायक का होता है।
जिला परिषद का होता है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है। आप कहेंगे आपके गांव में फ्यूज उड़ गया, आप सांसद को उसके लिए ब्लेम देंगे। हाँ, आपका नेता है, आप कह सकते हैं कि मेरे यहाँ ट्रांसफार्मर की कमी है, ये है, हम वो अपना बात करके विभाग से समन्वय स्थापित करके आपको करा देंगे। लेकिन आप गाली देंगे कि हाँ, आप जैसा नेता रह करके क्या होगा, फ्यूज उड़ गया है, अभी तक फ्यूज नहीं जुड़ा। ये बातें मैं कह रहा तो था ऐसा कि मैं किनसे क्या सवाल करूं? ऐसा कोई पत्रकार मिला है कि जिसने आकर के गाली दिया हो? गाली का मतलब वो अपशब्द नहीं होता है जो असंसदीय हो। गाली का मतलब अनर्गल बातें भी होती है। और अगर आप उदाहरण तो दे सकते हैं ना कि फलाना आया था, उसने अलग अलग बातें की थी, तब से जावेद साहब यहाँ के लोकल नहीं, मैं आए दिन झेल रहा हूँ, मैं किसी का दो नाम चार नाम तो ले सकते हैं, जैसे कि मैं हूँ, अब मेरा नाम लेंगे मुझे दुख नहीं होगा कि भाई आप एक साहब दफा आए थे। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र क्योंकि आपने संतोष साहब आपने सलाहियत पर सवाल खड़ा किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जावेद साहब बहुत बड़े होंगे, इसका मैं कदर करता हूं, लेकिन अल्लाह का नाम आपने सुना होगा, आपके कांग्रेस के ही कुछ थे, वो भी बड़े थे नहीं है राजेश राम जी का भी नाम आप सुने होंगे, पार्टी में कुछ हैं। जी जी। उसके बाद राजेश लिलोठिया जी का भी नाम आपने सुना होगा। आप ही के लोगों का नाम इसलिए रहा हूँ कि आपको मुझे कुछ साबित करना है कि जो बंदा आपके पास बैठा हुआ है, इन्होंने अल्लाह का पर्सनल इंटरव्यू किया, राजेश राम का किया है, आपका राजेश लिलोठिया का किया, और भी नदीम जावेद साहब कुछ है उनका किया, मिन्नत रामानी का किया है, बहुत सारे कांग्रेस के वो सीनियर लीडर जिससे संतोष शायद अब तक आप नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मैंने उनका पर्सनल इंटरव्यू किया है, तो इनका भी कर सकता हूँ। हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए तो आप ही का बेटा आपके इस सवाल में मूलतः ये बातें हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि भाई आप में सलाहियत है। मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, मुझे पता है रमीज में बहुत सलाहियत। मैं रमीज की तो बात ही नहीं कर रहा ना, मैं बात कर रहा हूं आम लोगों में। आप एक पत्रकार का सवाल कर रहे हैं, मैंने तमाम को पत्रकार बना दिया। एक आम आदमी सूचना के अधिकार के तहत प्रश्न कर सकता है, लेकिन आप सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, मैं दिन रात झेल रहा हूं। आप कह रहे हैं नाम क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अगर किसी ने मुझे गालियां भी दी है तो मेरा भाई है, और मैं उसको सार्वजनिक तौर पर, लेकिन मैं बात यहाँ आम लोगों की नहीं कर रहा था ना, मैं बात ये कर रहा था, मेरे सवाल को भटका रहे हैं अदर नेताओं के तरह, कि मेरा सवाल ये था संक्षेप में कि भाई जिस तरह से अख्तुल ईमान साहब हो, मास्टर मुजाहिद साहब हो, गोपाल अग्रवाल साहब हो, कमरुल हुदा साहब हो, लोग जाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और उनसे वो पूछते हैं, हम लोग देखते हैं, भले मैं नहीं ले पाता, लेकिन क्या आप किसी ऐसे यूट्यूबर, किसी मेरे ऐसे भाई पत्रकार का नाम जानते हैं जो डॉक्टर जावेद साहब के पास उन्होंने सवाल किया हो और उनको जवाब वो आया हो? हाँ। तो फिर क्यों नहीं आते हैं? इस लायक नहीं समझते हैं यूट्यूबर शायद जावेद साहब को? बाकी पास तो आप ही के पार्टी के कमरुल हुदा के पास सब जाते हैं। अभी आपने पिछले लाइन में कहा कि मुझे मेरी सलाहियत पता है, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष अल्लाह बरूद जी से लेकर के राजेश लोढ़िया तक का कर चुका हूँ। आपको अपनी सलाहियत पता है, जब आपको सलाहियत पता है तो आप क्यों नहीं आते हैं डॉक्टर जावेद साहब के पास में? इसमें मेरी क्या गलती है भाई? कह रहा था कि आप अगर उनको उस लायक नहीं, आपको लगता है, आपने प्रश्न किया ना कि क्या ऐसे लोग उनको ऐसा लायक नहीं समझते हैं, तो आपके टैलेंट को सलाम है, आपकी बुद्धि को सलाम है। कमरुल हुदा साहब 2 दिन हुए हैं कांग्रेस में आने का, और बहुत विधायक बने, पहले भी से विधायक थे, लेकिन आपकी पार्टी की बात करो, लेकिन लोग उनके पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सवाल जवाब होते हैं। यहाँ भी मिलते हैं, ये जो कुर्सियां मैंने देखा नहीं ना, ये कुर्सियां पत्रकारों के लिए लगी हुई है, यह भरा हुआ रहता है सारे के सारे। आपका सवाल है कि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं, आपने ये कहा ना, तो जो मैं तो नहीं जानता ऐसे लोग, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो नहीं आ पाते हैं, तो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आ पाते हैं, कमी कहाँ है? संतोष से मिले ना कि मैं मिला दूंगा नेता से, कोई दिक्कत। चलिए इस टॉपिक को आप थोड़ा सा हम विराम देते हैं। आखिरी में एक सवाल लेते हुए आपसे विदा लेना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव के साले साहब तेजस्वी के मामा और तेज प्रताप के भी मामा हुए साधु यादव, उनका बयान आता है कि मुसलमानों की औकात क्या है। बहुत सारे बात बोले थे, लेकिन ये एक सब मरहूम शहाबुद्दीन साहब के बारे में जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, लगता है कि ये क्या दृष्टिकोण है आपका इनको लेकर? देखिए, मरहूम शहाबुद्दीन साहब का क्या किरदार रहा है, या आदरणीय लालू यादव जी ने किस तरह से अपना शासनकाल चलाया, लेकिन जिस समय राजद का पीक पॉइंट था, मतलब जब ये वो अपना शासन चला रहे थे, आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में जो एक शासन चला, उसको लोग जंगल राज कहते हैं ना। आपको पता है किसके लिए कहते? क्या लालू यादव जी में कमी थी? लालू यादव जी में कमी नहीं थी। किसमें कमी थी? लालू यादव जी एक पढ़े लिखे और बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए स्कॉलर रहे। उन्होंने जननायक वो जो है
जयप्रकाश नारायण के साथ में आंदोलन लड़ा है। जेपी आंदोलन के वो लोग फाउंडर रहे हैं और एक बहुत ही शानदार राजनेता रहे हैं। ऐसे ही लोग जो अपने होते हैं शाला ऐसे रिश्तेदार जिनको की अक्ल होता नहीं है और ऐसे लोग नेता बन जाते हैं अपने रिश्तेदारों को के आड़ में, तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? उनके मुंह से मोहम्मद रफी के गाने सुनेंगे आप? भाई क्लियर कहा गया है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। आप बबूल के पेड़ से आम की उम्मीद न करें। आप शहाबुद्दीन साहब तो बहाना है, असल में उस बंदे को बीजेपी में जाना है। अच्छा, तो उसको सिंपल है भाई, आप हिंदू को गाली दो एमआईएम में जाओ, मुसलमानों को गाली दो बीजेपी में जाओ। और वाले हिंदू को गाली देते हैं? नहीं, एमआईएम वाले क्या देते नहीं पता, आप दे दीजिए। आपने कहा कि आप हिंदू को गाली दो एमआईएम में जाओ, मुसलमान को गाली दो बीजेपी में जाओ, तो क्या एमआईएम वाले हिंदू को गाली देते हैं? आपने कहा एमआईएम वाले हिंदू को गाली देते हैं या नहीं, ये आप मेरे मुंह में कोंच के नहीं बोलवा सकते। आपने बोला सर, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए पूरी तरह से, पेशेंस रखिए। आप में पेशेंस की कमी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप गाली दीजिए हिंदू को, आप एमआईएम ज्वाइन कर लेंगे आराम से। ये प्रोसेस है साहब, प्रोसेस है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये प्रोसेस है। एमआईएम वाले गाली देने में ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल कतई नहीं, कहना ही नहीं चाहता भाई। उस एमआईएम में मैंने 7 वर्ष अपने खर्च किए हैं, मैंने मेहनत की है। क्या 2 पैसा? इसका तात्पर्य क्या है कि आप हिंदू को गाली दे एमआईएम में जाए? प्रोसेस ये क्या प्रोसेस हो गया है। देखिए अभी वर्तमान राजनीति में जो धर्म के आवरण में घुस करके जो राजनीति चल रही है वर्तमान समय में हिंदुस्तान में, न सिर्फ बिहार में, आप बंगाल देख लीजिए, हर जगह हुमायूं साहब जो है बाबरी मस्जिद बना रहे थे, बंगाल पे पकड़ा गए तो ओवैसी साहब जो कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बता दे, उप मुख्यमंत्री से नहीं मानेंगे। उप मुख्यमंत्री से तो मानेंगे ही नहीं। हुमायूं साहब को मुख्यमंत्री बना रहे थे। जब स्टिंग सामने आया कि भाई 1000 करोड़ का डील हो रहा है, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भाई किनारा हो गए ना। क्या है ये राजनीति में? आप उस मीटिंग अभी परामर्श बैठक हुई है ना एमआईएम की तरफ से, आप उस मीटिंग में चश्मदीद रहे हैं रमीज साहब, बिल्कुल तमाम के आपने भाषण सुने होंगे। एक बूढ़े भीष्म पितामह है आफ्ताब साहब, आपने उनका भाषण सुना? क्या कहा उन्होंने कहा भाई आप राजनीति कर रहे हो, यहाँ आप जय श्री राम ये नारा तकबीर आप ये नहीं कर सकते, आपको एक सेक्युलर सोच होकर के चलना पड़ेगा। अकल नहीं है क्या उनमें? और आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? आप बीजेपी की राजनीति की नकल कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं बीजेपी कामयाब है। तो बीजेपी कामयाब होने का बहुत सब बात है। बीजेपी क्यों कामयाब है, उसके पीछे भाई सबसे धनवान पार्टी है अभी के टाइम में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो आजकल तो धन बल का युग है, आप कुछ भी कर सकते हैं। देश को खोखला कर रहे हैं, आप मजबूत हो रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आज भी 29 रुपया गैस का दाम बढ़ा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप आकर्षित हो रहे हैं उस राजनीति से और उस राजनीति की नकल करना चाह रहे हैं। चलिए तो मैं वहां था, मैं साधु यादव पर था, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसी नकल का नतीजा है कि आज साधु यादव को लग रहा है कि अगर मुझे बीजेपी में जाना है तो मुसलमानों को गाली देना है। तो बात हो रही थी धार्मिक नारों की। आफ्ताब साहब ने कहा था कि नारे तकबीर, मियाँ भाई जिंदाबाद, इस तरह के नारे जो है गलत है। तो चलिए किसी ने आगे बढ़कर हिम्मत तो की। थोड़ा हम कांग्रेस पर आ जाते हैं जी। आपने बंगाल चुनाव का जिक्र किया, एमआईएम वहां पर हुमायूं कबूर का मामले का जिक्र किया, जिसको लेकर हम लोगों ने खबर भी चलाई थी, जो गलत है वो गलत है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन क्या ममता, कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल, जितने भी महागठबंधन के नेता है, राजद, इन कमियों को कभी आप देखेंगे? कांग्रेस और ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, बिहार में आपकी सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया और आप चुनाव के मैदान में कूद जाते हैं। इस तरह से कई ऐसी मिसालें हैं जहां पर गठबंधन के आपसी समन्वय की कमी। जब बिहार में एसआईआर का काम चल रहा था जी, तब ममता सो कर रही, वो आगे नहीं आई। अगर बंगाल एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य था, अगर वहां चाहे कांग्रेस की गलती हो या ममता की गलती हो, दोनों में से कोई एक समझौता कर लेता, एक झुक जाता, अगर दोनों मिलकर लड़ते तो शायद एमआईएम चाहकर भी
खेल नहीं बिगाड़ सकता था, तो कमियां तो गठबंधन में भी है, अब यूपी में है। अगर यहाँ भी अगर अखिलेश और कांग्रेस अलग अलग लड़े तो आपको लगता है कि आप बीजेपी को रोक पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है आप। देखिए, बंगाल हो या कहीं भी हो, इस तरह की जो बातें आती है ना, ऐसा नहीं है कि राहुल जी नहीं चाहते थे कि ममता दीदी से गठबंधन। आप ममता दीदी की राजनीति को के शुरुआत से आप देखें, उनकी राजनीति स्वार्थपरक राजनीति रही है। हालांकि सेक्युलर विचारधारा की अच्छी लीडर है, बहुत अच्छी नेत्री है, मैं उनका सम्मान, मैं ही नहीं, हमारा पूरा संगठन उनका सम्मान करता है। लेकिन उनके कुछ फैसले ऐसे रहे, बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होना, उस राजनीति से प्रेरित होना, उसी तरह के अभी जो पिछले दिनों बंगाल का के जो हालात रहे हैं, उसमें ममता दीदी के जो फैसले रहे हैं वो अच्छे नहीं रहे। वहाँ के लोग त्रस्त थे ममता दीदी से। उसके बाद भी हमारे नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने, अगर आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे तो समझ में आएगा, कई बार पहल किया गया कि ममता दीदी मिलकर जुड़। लेकिन ममता दीदी के अंदर में जो एक हम घमंड कहेंगे, एक ऐसा घमंड था, उनको लग रहा था कि हमको किसी की जरूरत नहीं है। तो आप उनके घमंड टूटने से खुश हैं? देखिए, अगर एक घर में एक दीवार के उस पार आप हैं और इस तरफ मैं हूं, और घर टूट जाता है, और चूंकि आपसे आपके कुछ फैसले मुझे पसंद नहीं आते हैं और उस वजह से घर टूट जाए, तो हम खुशियां नहीं मना सकते, क्योंकि पूरा मकान ढह जाता है। ये खुशी की बात नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक ऐसा सबक है जिससे सीख करके हम आगे की राजनीति कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो सबक बंगाल में सीखा उसका अप्लाई निस्संदेह कांग्रेस के तरफ से हमेशा पहल रहा है। कांग्रेस चाहती है कि हम सब लोगों को साथ लेकर चलें, लेकिन अगर क्षेत्रीय पार्टियां इस घमंड में होती है कि भाई हम अपने बल पर कर लेंगे, तो हमको तो उनके इतर लड़ना पड़ेगा ना। हमारे संगठन के नेता लोगों ने जो फैसला लिया है, मुझे उस फैसले में कमी नजर नहीं आती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस नेता संतोष चौधरी। हालांकि अपने आप को कार्यकर्ता ही कहते हैं, लेकिन फिर भी जब भी मुंह से शब्द निकलता है तो इसे नेता कहकर संबोधित कर ही देते हैं। बहरहाल विदा लेना चाहेंगे और गुजारिश करेंगे कि हम दोनों की जो बातचीत हुई, सब शालीन तरीके से आप जो है कमेंट में अपनी बातों को दर्शा सकते हैं। अगर हम दोनों की तरफ से कुछ गलतियां हुई हो तो हम लोगों को भी माफ कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी कोई फरिश्ते तो है नहीं, इंसान है, गलतियां हो जाती है। विदा लेते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया।